कक्षा 9 विषय विज्ञान के पहले अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के समस्त महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, उनको समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ की परिभाषा। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं, पदार्थ को अपन द्रव्य कहते हैं, इसको इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है पदार्थ कहलाता है। यानी इसमें दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे एक हुआ द्रव्यमान अपना और एक हुआ ये स्थान। इन दोनों शब्दों पर ही पूरी परिभाषा टिकी हुई है। द्रव्यमान क्या कहलाता है सबसे पहले तो अपन आइए ये समझेंगे। कोई भी मान लो पदार्थ है अपना, तो उसके जो पदार्थ होते हैं अभी आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी जानकारी दे दें। जो पदार्थ है वो कई कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो कई कण हैं उनसे मिलकर बना होता है। तो द्रव्यमान क्या कहलाता है? किसी भी पदार्थ के कणों की मात्रा उस पदार्थ का द्रव्यमान कहलाता है। ये द्रव्यमान की परिभाषा है। इसकी द्रव्यमान की क्या कि किसी पदार्थ के कणों की मात्रा को उस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। तो ये अपन ने देख लिया, माने कोई वस्तु है कणों से मिलके बनी है और उन कणों का कुछ ना कुछ तो मात्रा है अपनी, और वही मात्रा कहलाती है द्रव्यमान। जब कण रहेंगे तो मात्रा भी रहेगी, मात्रा रहेगी तो वो वस्तु कहलाएगी, और वस्तु है यानी पदार्थ है वो चीज। और एक आया स्थान। तो ये स्थान देखो, कोई भी अपन ने वस्तु रखी तो ये इतना स्थान घेर रही। मान लो अपन ये ऐसी वस्तु रखें तो ये भी इतना स्थान घेरेगी। अगर कोई भी वस्तु आप तो सपोज करो कुछ भी रखें यहाँ, तो स्थान घेरेगी कि नहीं घेरेगी? तो बस, तो वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब इसके अपन उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है पहला लकड़ी, फिर उदाहरण एक और है जल, और उदाहरण है कलम। देखो अपन ये कह सकते हैं कि उदाहरण तो बहुत सारे होते, अपन को अपनी आंखों से चारों तरफ जो भी दिख रहा है, अपन को कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, वो सब पदार्थ है। जो भी आपको दिख रहा है सब पदार्थ है। तो अपन ने ये थोड़े से उदाहरण लिए, ऐसे तो बहुत सारे हैं, और अपन पदार्थों का वर्गीकरण भी करेंगे कि किस प्रकार के पदार्थ होते हैं, कितने प्रकारों में बांटा गया, ये अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपन याद रखें इतना कि उदाहरण कुछ भी लिख सकते हैं जो अपने सामने है, जैसे लकड़ी है, मोबाइल है, कुछ भी है जो भी आपके पास उपस्थित है, आपको दिख रहा है, वो पदार्थ है। ठीक है, अब इसके बाद ये नोट डला है। नोट क्या है? पदार्थ कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ये अभी हमने बताया था ना कि पदार्थ है, इसके अंदर कण होंगे जिसकी मात्रा है, द्रव्यमान है, स्थान घेर रहा है, तभी तो वो पदार्थ कहलाएगा। तो वही है कि कोई पदार्थ है तो वो कैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अपन इसको एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे आपने देखा होगा थर्माकोल की शीट, थर्माकोल की शीट, तो उसमें भी देखो छोटे छोटे गोल गोल कंचे टाइप के होते हैं ना, ये ऐसे ऐसे जुड़े रहते एक दूसरे से आपस में। तो ये काय का निर्माण करते? थर्माकोल की शीट। इसी प्रकार से ये थर्माकोल की शीट मान ले अपन। ठीक है, थर्माकोल की शीट है। तो थर्माकोल की शीट को अपन के हिसाब से अपन समझे तो इनके जो छोटे छोटे ये गोले होते ना, इनको अपन कण मान लें, तो ये पूरा छोटे छोटे गोले कण है ना, मिलकर एक थर्माकोल की शीट का निर्माण कर रहे हैं। इसी शीट को अपन कह देंगे पदार्थ। क्या कह देंगे? पदार्थ। अब इसके बाद अपन पदार्थ के गुण पढ़ेंगे, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है भैया, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है अपना? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये देखो अपन ने पदार्थ बनाया जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने, उनके बीच में देखो थोड़ा सा रिक्त स्थान दिख रहा है। चलो अपन बड़े में देखें, ये कण, ये कण, ये कण, ऐसे कण बहुत सारे हैं। तो इनके बीच में देखो ये रिक्त स्थान दिख रहा है, रिक्त स्थान। थर्माकोल की शीट में भी आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा सा स्थान तो जरूर रहता है, कितने भी पास पास हो लेकिन थोड़ा थोड़ा सा स्थान तो जरूर रहता है। तो अपन क्या कहेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है भैया, तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया क्लियर। अब दूसरे पॉइंट पे आए। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखो इसके जगह है बाजू में,
यहाँ भी बाजू की जगह तो थोड़ा सा हिल डुल सकता है। हाँ, गति के लिए बाह्य कारक उत्तरदायी हो सकते हैं, जैसे ताप हो गया, आपका दाब हो गई। हालांकि क्या चीज है, ये तापमान के कारण दाब के कारण अपन आगे इसी लेक्चर में आगे अपन पढ़ेंगे। तो अभी आप समझ लीजिए कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब इनकी गति ये नहीं कि यहां से सीधे डायरेक्ट यहाँ पहुंच गए, थोड़ी सी आजू बाजू खिसक जाती हैं बस। ठीक है, तो अपना ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब रह गया, आ गया है, बचा है लास्ट पॉइंट तीसरा। पदार्थ के, इसमें भी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये देखो, अपन ने एक कण एक ये माना, कण एक ये माना, ये देखो आपस में एक प्रकार से बंधे हुए हैं। नहीं तो एक यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो फिर है ना पदार्थ अपना पूरा बन नहीं पाएगा। जब कण आपस में मिलेंगी नहीं तो एक पदार्थ का निर्माण कैसे कर पाएंगे। मान लो एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, अब इनके बीच में इतनी बड़ी दूरी है। अब बताओ आप पदार्थ का निर्माण कैसे होगा। पदार्थ के निर्माण के लिए क्या होता है कि जो ये दोनों कण हैं वो एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, माने एक दूसरे को खींचते हैं। ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, माने दोनों एक दूसरे को बांधे रखते, तभी एक पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये हालांकि अभी अपन और डिटेल में नहीं जा रहे, फिर अपन 12 फिजिक्स में है, कूलॉम्स लॉ माने स्थिर वैद्युत बल के कारण, और वो सब अपन बाद में पढ़ेंगे बड़ी क्लास में। अभी तो अपन इतना समझ लें कि बस पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है भैया, ये तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब क्या आ गया है, पदार्थ की अवस्थाएं। अभी अपन ने पदार्थ की परिभाषा पढ़ ली। क्या किया अपन ने, पदार्थ की परिभाषा पढ़ी थी, उसके बाद उसके गुण पढ़े थे। अब अपन अवस्थाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अवस्थाएं, माने पदार्थ को कितने माने भागों में बांटा गया है, वो कितने प्रकार के होते हैं वो बताएंगे। तो देखो, ये जो वर्गीकरण का अपन ने आधार लिया है ना, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, ये वर्गीकरण का आधार है भौतिक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण है, भौतिक वर्गीकरण। क्यों, देखो एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक तौर पर पदार्थों का वर्गीकरण अपन इसी 9वीं में अध्याय 2 में पढ़ेंगे। अभी अपन को अध्याय 1 में सिर्फ भौतिक वर्गीकरण पढ़ना है, तो अपन इसी को भौतिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण करने में 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है अपना ठोस, फिर उसके बाद है द्रव, और तीसरा है लास्ट में गैस। ये अपन ने बताया, एक ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, और उसके बाद गैस अवस्था। ठीक है, देखो सबसे पहले ये चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये अपन ने जो बात की थी ना कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कण से मिलके बनते हैं। तो ये देखो कण एक दूसरे, अपन ने गोल है ना कंचे के रूप में ले लिया कि ये पदार्थ के कण हैं, ये आपस में देखो बिल्कुल पास पास हैं। तो और इसमें देख रहे हो आप, द्रव में थोड़ी सी दूर है, और गैस में देख रहे हो ये और दूर है। तो इसका मतलब ये है कि सब में कणों की जो व्यवस्था होती है वो अलग अलग होती है। क्या होती है, कणों की जो व्यवस्था होती है ना वो अलग अलग होती है। ठोस में अलग होती है, द्रव में अलग होती है, और गैस में अलग होती है। तो सिर्फ अपन अभी पहले ठोस अवस्था की बात करें तो सबसे पहले होता है यह कठोर होते हैं। क्या होते हैं, यह कठोर होते हैं। अब आप देख रहे हो कि जो ये पदार्थ है इनके कण आपस में बिल्कुल पास पास हैं, माने इनके मध्य जो अपन ने तीसरा पॉइंट पढ़ा था ना कि कण आपस में आकर्षण बल द्वारा बंधे होते या आकर्षित करते। अब ये एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं। अब पास पास हैं तो है ना आप देख सकते, अब इनको बीच में रिक्त स्थान बिल्कुल नाम मात्र का है, इसमें यानी नगण्य कह सकते अपन, थोड़ा ही सा है रिक्त स्थान। तो पास पास है, अगर कण पास पास है तो ये कठोर होगा, ठोस का निर्माण करने बिल्कुल मजबूत हो रहेगा, क्योंकि पास पास कण देखो एकता में शक्ति होती है, ऐसे इसलिए एकता में शक्ति होती है, कण पास पास है, एकता है इनमें, इसलिए ये कठोर है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब इसके बाद आ गया इनका निश्चित आयतन होता है। क्या होता है, एक निश्चित आयतन होता है। मान लो अपना 1 किलोग्राम का बांट है। क्या है, 1 किलोग्राम का बांट देगा जिससे भार मापते हैं, तौलते हैं सामान बोई। तो मान लो 1 किलो का बांट है। अब इसको आप है ना चाहे त्रिभुज में ले लो, चाहे चतुर्भुज में ले लो, चाहे गोल में ले लो, चाहे रॉड के रूप में ले लो, किसी भी रूप में ले लो, आपको 1 किलो का 1 किलो ही मिलेगा। ये नहीं कि अपन ने चौकोर में आ गया यानी वर्ग में आ गया तो इसमें क्या हो गया, इसका 1 किलो की जगह 2 किलो हो गया। मान लो राड में ये 500 ग्राम रह गया,
ऐसा भी नहीं होता कि गोल में ये है ना 6 किलो हो गया, ऐसा नहीं है। आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होता है। 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आ गया इनका आकार निश्चित होता है। देखो देखा है अपन ने। अब देखो अपन ने मान लो आ जाए, ये देखा अपन को वर्गाकार, आज वर्गाकार ठोस है, ये वर्गाकार पदार्थ है। कल अपन अगले दिन आए तो ये वर्गाकार ही आपको मिलेगा, ये नहीं कि गोला दिखने लगे, अतिर्भुज दिखने लगे। अपन तो जब भी देखेंगे इसको तो क्या दिखेगा, अगर वर्गाकार है तो वर्गाकार दिखा, अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज दिखेगा। जो भी है उस प्रकार से देखा, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो माने इसका आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है, ठीक है। अब अगले आ गया ये निश्चित विमाएं। अब देख रहे हो इसकी विमाएं क्या है, निश्चित है आकार। कल भी चतुर्भुज, आज भी चतुर्भुज, परसों भी चतुर्भुज और 10 साल बाद भी चतुर्भुज, ठीक है। तो इसकी निश्चित विमाएं भी होती हैं। अब असंपीड्य होते हैं। अब ये संपीडित का अपन क्या कहलाता है ये जानेंगे। संपीड यानी कोई भी पदार्थ है, मान लो ये पदार्थ है, उसके ऊपर अपन ने दाब लगाया। क्या लगाया, ये क्या लगा रहे हैं अपन, दाब। तो दाब लगा रहे हैं, तो ये अपन दाब लगाएंगे ना, तो ये कठोर, जैसे मान लो लोहे का बाट है, उसको दबाते रहो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अपना हाथ और खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, तो फिर लो, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि जो ठोस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मजबूत होते, कठोर अपन ने पढ़ा, इसलिए इसको संपीडित नहीं किया जा, संपीडित यानी दबाया नहीं जा सकता है, इसलिए असंपीड होते हैं। क्या होते हैं, असंपीड। जबकि यहाँ जो द्रव और गैस होता है ना, देखो सबसे संपीडित कब होंगे, जब उनके कण, देखो अगर कण पास पास है, मान लो ठोस में कण तो पास पास होते, अब पास पास होते तो आजू बाजू खिसकने के लिए इसको जगह ही नहीं, जगह नहीं तो संपीडित हो नहीं पाएंगे, माने दब नहीं पाएंगे तो असंपीडित हो गए। आ रही है आपको बात समझ में। क्या हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये कण है, मान लो अभी आपस में आजू बाजू खिसकेंगे कैसे, जब इनके बाजू में जगह होगी। अभी भी ये बिल्कुल रोड है, बिल्कुल मजबूती है, इनमें कण है ना, आपस में बिल्कुल पास पास जुड़े हुए हैं। अभी अपन कितनी इसको दबा लो, रोड को कितनी दबा लो, वो नहीं टूटने वाली, समझ रहे हो, आपको दबने वाली। अब गोल मान लो ऐसी रोड, ऐसी है रोड, तो अभी ये नहीं कि ऐसी हो जाए, उसमें है ना उसके कण क्योंकि आपस में पास पास हैं तो वो खिसक नहीं सकते, माने संपीड़ित नहीं हो सकते, उसको दाब लगा के छोटा नहीं कर सकते अपन, इसलिए अपन कहेंगे कि असंपीडित होते। जब माने संपीड़ितता का सीधा तात्पर्य होता है कणों के मध्य रिक्त स्थान, तो उसमें कम रिक्त स्थान है तो उसमें संपीडितता का गुण नहीं पाया जाता, जबकि है ना द्रव में देखो थोड़ा सा रिक्त स्थान है, तो संपीडित ये होते हैं। लेकिन क्या ठोस से ज्यादा होते हैं, मान ठोस से ज्यादा होती है द्रव में काय का गुण, संपीडित का जो गुण होता है ना वो ठोस में द्रव की अपेक्षा कम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज में होता है, गैस में होता है। किस में होता है, गैस में होता है। आपको अगर हम बता दें कि सबसे ज्यादा संपीडितता का गुण क्या होता है, गैस में होता है, ठीक है भैया। कैसे, देखो इसमें जगह है तो ये संपीडित हो जाएंगे, द्रव में कम जगह है तो थोड़ा सा ठोस की अपेक्षा, लेकिन जगह तो है, ठोस में तो बिल्कुल जगह ही नहीं है तो वो खिसकेंगे नहीं, इसलिए ये असंपीडित होते हैं, ठीक है। लेकिन जबकि जो द्रव होते हैं वो संपीडित तो होते हैं, माने उनको आपस में देखो, ये जो मान लो इतना है ना, तो ये है ना दबाएंगे अपन, जब दाब लगाएंगे ना तो इतना दब जाएगा, इतना भाग बचेगा, इतना, समझ रहे हैं आपको, इतना भाग मिलेगा आपके लिए, इतना ये वाला इतना दब जाएगा, ठीक है। तो द्रव में थोड़ा सा दबेगा, लेकिन गैस में देखो बहुत ज्यादा क्या है, बीच में रिक्त स्थान, तो वो क्या होगा कि बहुत अच्छे से दब जाएगा। मान लो इतना बड़ा है अपना ये, मान लो तो ये अपन इसमें दाब लगाएंगे ना तो ये मान लो पूरा पदार्थ है इतने का गैस का, तो ये इतना ही बचेगा। बहुत अधिक संपीड़ितता का गुण किस में पाया जाता है, गैस में। सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, देखो इतना बड़ा पदार्थ था, उससे कितना बचा, इतना पूरा एरिया क्या हो गया, दब गया, तो बस इतना बचा ये। तो आप समझ सकते हैं ना कि जो संपीड़ितता का गुण होता है ना, अभी हमने लिखा था संपीड़ितता का जो गुण होता है वो क्या होता है, ठोस में बहुत कम होता है, उससे ज्यादा द्रव में होता है, उससे ज्यादा क्या होता है, गैस में होता है, ठीक है भैया। ये आई आपको बात समझ में। चलिए अब अगला पढ़े अपन,
ये हो गया। अब ये देखो द्रव की बात करें कि यह तरल होते हैं, देखो जैसे ठोस कठोर होते हैं जो ठोस, ऐसे ये ना जो द्रव होता है वो क्या होता है, तरल होता है। ठीक है। अब इसके बाद इनका निश्चित आयतन होता है, कैसा है निश्चित आयतन, देखो मान लीजिए जैसे अपन ने ठोस लिया था, कितना ठोस कितना लिया था, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ठोस लिया था ना, तो वो 1 किलोग्राम था और आकार भी निश्चित था। लेकिन जो द्रव होता है, मान लो 1 लीटर अपन ने दूध लिया है ना, तो वो दूध अपन ने देखा तो कल भी 1 लीटर ही मिलेगा आपके लिए, यानी आयतन तो इसका निश्चित होता है। लेकिन अपन जब आकार की बात करें ना, इस इनका आकार अनिश्चित होता है, इनका अनिश्चित आकार होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो अपन ने मम्मी गई दूध लेने, किसमें, मान लो एक बर्तन में, ये वाला बर्तन लिया, इसमें दूध लिया, इतना ऐसा भर गया। अभी मान लो इस आकार में है दूध, ठीक है, अपन ने दूध पीने को लिया, अब अपन ने गिलास में ले लिया, गिलास में ले लिया यहाँ, तो इस आकार में हो गया। मान लो अपन ने एक है ना थाली में दूध डाल दिया, किसमें डाल दिया, थाली में दूध डाल दिया, तो इस आकार का होगा। यानी अपन ये कह सकते हैं या निष्कर्ष ये निकलता है कि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार वो है ना, वो पात्र का ले लेता है, जिस पात्र में उसको रखा जाता है ना, उसका आकार ले लेता है। कौन आकार ले लेता है, द्रव। ठीक है, तो आयतन निश्चित होता है, बाकी आकार वो किसका ले लेता है, पात्र का ले लेता है। ठीक है। इसके बाद इसकी अनिश्चित विमाएं होती हैं, और ये अपन ने बात कर ही चुके हैं कि ठोस में सबसे कम संपीडित गुण पाए जाते, इसलिए इसको असंपीडित कह सकते हैं। द्रव में ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, परंतु गैस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, और सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में होता है। ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करें जो गैस अवस्था की बात करें, किसकी बात करें, गैस अवस्था की। तो यहां अपन देखिए यह स्वतंत्र होते हैं, या क्या होते हैं, देखो ठोस होते हैं कठोर, द्रव होते हैं तरल अपन का, और है ना गैस होते हैं स्वतंत्र। देखो ये बिल्कुल मनमौजी है ये लोग, ये कहीं कोई कहीं घूम रहा, 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 जिसका जहां मन है वो वहां जा रहा है, इसलिए बिल्कुल स्वतंत्र है, इसको रोक टोक नहीं है कोई। ठीक है। इसके बाद इनका आयतन भी अनिश्चित होता है, आकार भी अनिश्चित होता है, विमाएं भी अनिश्चित होती है, और ये अपन पढ़ ही चुके हैं कि इसमें संपीड़ितता का गुण सबसे अधिक पाए जाते हैं। माने संपीड़ित क्यों सबसे अधिक कर पाते हैं, क्योंकि इनके मध्य अपन को पता ही होगा, अपन ने बात की है कि रिक्त स्थान क्या होंगे, सबसे ज्यादा गैस में पाए जाते हैं रिक्त स्थान बीच में, इसलिए उनको बहुत ज्यादा दबाया पास में लाया जा सकता है। यानी संपीड़ित, देखो मान लो ये हमने बनाया था ना अभी कि ये पात्र है, मान लो, तो इसको अपन है ना दाब लग, मान लो यहाँ इतना मटेरियल है, ये अब इसमें अपन दाब लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, तो ये क्या यहाँ है, इसका स्तर ये, इसको दाब लगाते लगाते मात्र इतना बचा, ये इतना बचा, देखो इतना घट गया, इतना जो है ये क्या हो गया, घट गया है, तो मान इतना संपीड़ित हो गया, इतने से में आ गया। तो गैस में संपीड़ितता का गुण बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये संपीड़ितता का उपयोग कहाँ किया जाता है, आपने घर में देखा होगा, आपके घर में आती है एलपीजी सिलेंडर, तो देखो गैस के रूप में होती है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप सिलेंडर को हिलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इसमें पानी भरा हो, लगता है ना, तो वो रहती तो गैस है, लेकिन उसको क्या होता है कि निम्न ताप और उच्च दाब पे, हालांकि इसका इसी लेक्चर में अपन आगे पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ी सी बस जानकारी दे दें आपके लिए कि जब भी इन गैस को दबाया जाता है, क्या माने संपीड़ित किया जाता है, तो वो गैस से सीधे किस रूप में आ जाते हैं, गैस से किस रूप में आ जाते हैं, द्रव रूप में आ जाते हैं, इसलिए वो पानी सा प्रतीत होता है। क्या, क्योंकि अपन उच्च दाब में माने गैस को है ना द्रव में डाल देते हैं, तो है ना वो माने गैस परिवर्तन हो जाता है द्रव में। हालांकि इस पे चर्चा आप उतना दिमाग पे जोर ना डालें, अभी अपन आगे दाब में परिवर्तन पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आइए चलते हैं, क्या पढ़ना है अपन को, अवस्था में परिवर्तन। देखो सबसे पहले अपन ये अभी पढ़ ही चुके हैं कि जो पदार्थ हैं उनकी अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, जैसे एक ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है और गैस अवस्था है। ये 3 अवस्थाएं हैं। अब इन अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है इसकी बात अगर अपन करें तो जो ठोस अवस्था है इसमें परिवर्तन कैसे होगा, मान लो सबसे अपन उदाहरण से लेके समझेंगे ना तो और अच्छा समझ में आएगा। मान लो ये ठोस अवस्था, पानी की ठोस अवस्था है बर्फ, क्या है, पानी की ठोस अवस्था है बर्फ, कि मानिए अपन ने फ्रिज में रख के जमा दिया अपन ने बर्फ में, अब बर्फ तो ठोस अवस्था है, उसके कण पास पास है। अब देखो अपन
ये ऊष्मा को हम दर्शाएंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये डेल्टा का निशान होता है, त्रिभुज सा लिखा ना, ये डेल्टा है। इसको ताप से ताप दर्शा देते, इसको अपन ऊष्मा बार बार ना लिख के इस त्रिभुज डेल्टा बना देते, तो इसका मतलब ये होता कि अपन ताप दे रहे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने अगर बर्फ है चूंकि ठोस अवस्था में, अब इसमें ऊष्मा दी गई, क्या दी गई, ऊष्मा दी गई। तो अब जब अपन बर्फ को ऊष्मा देंगे, ताप देंगे, माने गर्म करेंगे ना, तो वो किस रूप में परिवर्तन हो जाएगा, द्रव में। द्रव यानी ये पानी में परिवर्तन हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब बर्फ पिघलता है तो पानी बनता है ना, कि नहीं बनता है। तो देखो, ये ठोस अवस्था में थी बर्फ और द्रव अवस्था में ये पानी में बन गया। तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हुआ किसके कारण, ऊष्मा के कारण। क्या, किसके कारण, ऊष्मा दी अपन ने, तो ठोस अवस्था से किस अवस्था में प्राप्त हो गया, द्रव अवस्था में प्राप्त हो गया। इसके बाद अगर अपन द्रव अवस्था को फिर से ऊष्मा देंगे तो ये गैस अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। कैसे, ये अपने पास पानी है, अब इस पानी को अपन ने उबाला उबाला उबाला, तो क्या हुआ, ये देखो, तुमने देखा होगा ध्यान से आप लोगों ने कि जो पानी को उबालते हैं तो उसमें से भाप निकलने लगती, क्या निकलने लगती है, भाप। तो ये भाप ही है वाष्प। तो ये द्रव अवस्था से किस अवस्था में परिवर्तित हो गया, गैस अवस्था में, यानी पानी से क्या बन गया, भाप बन गया, वाष्प बन गया। किस, क्या करने के कारण, ऊष्मा देने के कारण, ताप देने के कारण, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन ने बात की थी कि जो अवस्था में परिवर्तन हुआ है ना, वो ठोस अवस्था में बर्फ था, बर्फ को अपन ने पिघलाया तो वो द्रव में आ गया, ताप दिया ना अपन ने, ऊष्मा दी तो पानी में आ गए। अब पानी को अपन जब है ना ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके बाद ये नीचे जो आप ध्यान दे रहे होंगे, ये शीतल तल का, इसका मतलब क्या, अब ये गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आने के लिए अपन को पुनः जब वाष्प को पानी बनाना है, तो सबसे पहले अपन उस वाष्प को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। शीतल, आपने सुना होगा शीतल पे यानी ठंडा जल। तो अपन ने जब इस गैस को, वाष्प को ठंडा किया ना, तो ये पुनः पानी में परिवर्तित हो गए, यानी जल में परिवर्तित, पानी जल में परिवर्तित हो गए। किसके कारण, अपन ने शीतलता दी यानी ठंडक दिया। तो गैस अवस्था से ये किस अवस्था में प्राप्त हो गया, द्रव अवस्था में प्राप्त हो गया, ठीक है। अब जल को और शीतलता दी। मान लीजिए आपने अपने घर में फ्रिज है, उस फ्रिज में आपने जल को रख दिया, उसको शीतलता दी, क्या प्राप्त हुई, शीतलता हुई। फ्रिज में क्या होता है, ठंडक आ रहता है, तो ठंडक क्या किया, पानी अपन ने, पानी को ठंडक मिला, ज्यादा ठंडा हुआ, तो ये किस अवस्था में पुनः परिवर्तन हो गया, बर्फ में बदल गया। पानी को जब अपन देखो घर में बर्फ जमाते हैं तो अपन है ना आइस बनाने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो अपन ने पानी को जब ठंडा करते हैं, ठंडा होता है बहुत ज्यादा, तो ये ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाता है, यानी बर्फ प्राप्त हो जाता है। यानी ये साइकिल सी रिसाइकिल हो रहा है, बर्फ से पानी में बन रहा है, पानी से वाष्प में, फिर वाष्प से पानी में, फिर पानी से बर्फ। मानी ऐसा प्रोसेस क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, ये यहाँ से सीधा चलता जा रहा है, ठीक है, परिवर्तन होता जा रहा है, ठीक है। तो अपन यही बात कर रहे थे। तो अपन ने समझ लिया अपन ने कि बर्फ से क्या बना, ये बर्फ है, ठीक है, बर्फ को ऊष्मा दी यानी ताप दिया, तो ये किस में परिवर्तन हो गया, पानी, जल में परिवर्तन हो गया। फिर उसको फिर ऊष्मा दी, फिर ताप दिया, तो किस में परिवर्तन हो गया, वाष्प में परिवर्तन। अब इस वाष्प में शीतलता दी तो पुनः पानी में परिवर्तित हो गया, और पानी को फिर शीतलता दी, जमाया, तो वह पुनः बर्फ में प्राप्त हो गया। ऐसी प्रोसेस चलती जाती, यही है ताप परिवर्तन का प्रभाव अवस्था में। ठोस से द्रव में कैसे परिवर्तन हुआ, द्रव से गैस में परिवर्तन कैसे हुआ, फिर पुनः गैस का द्रव में कैसे परिवर्तन हुआ, फिर द्रव का ठोस में कैसे परिवर्तन हुआ, ठीक है, आया समझ में। अब इसके बाद अपन बात करेंगे गलनांक के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे अपन गलनांक के बारे में। अब ये गलनांक क्या कहलाता है, चलिए देखते हैं। पहले परिभाषा पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। जिस न्यूनतम तापमान पर, क्या, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, यह इसका गलनांक कहलाता है। सिंपल भाषा में अपन बात करें, ये अपन ने अभी उदाहरण लिया था ना, किसका, आइस का, बर्फ का। ये जो बर्फ है इसको देखो, ऊष्मा दी थी अपन ने, ऊष्मा दी थी, तो किस में परिवर्तन हो गया था, पानी में। तो बस वही है कि बर्फ क्या है, ठोस अवस्था में है, इसको गर्म करने पर ये पानी में बदल जाएगा, यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो बर्फ है उसको पानी में बदलने के लिए जितनी
ऊष्मा की यानी ताप की आवश्यकता होती है, वह उस पदार्थ का क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। यानी किसी भी कोई भी पदार्थ है ठोस रूप में, उसको पिघलने के लिए यानी जो ठोस से क्या बदलने के लिए, द्रव में परिवर्तित होने के लिए जितने तापमान की आवश्यकता होती है ना, वो उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। यानी ये बर्फ कितने तापमान पे क्या करने, पिघलने लगे, क्या करने लगे, पिघलने लगे, वो उसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता। आया आपको समझ में? तो बर्फ का गलनांक हालांकि यहाँ लिखा हुआ भी है 273 केल्विन। बल्ब का गलनांक कितना दिया है? 273.15 केल्विन। ठीक है, क्या है? 273.15 केल्विन। तो इसे भी नोट कर लीजिए आप, तो याद कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है इसका वस्तुनिष्ठ। अब इसके बाद अपन अगला पढ़ेंगे। ये आया आपको गलनांक समझ में? ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो एक बार और रिवाइंड करके वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगली परिभाषा है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। क्या है? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अभी संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है? देखो अभी आपने पढ़ा था ना कि ये बर्फ को पिघालने माने किसी भी ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितने ताप की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। तो इसमें क्या है, आपको अभी ठोस कितना लिया था, कोई मायने जैसा ही नहीं था कि कितना ठोस लेना, अपन तो कोई भी ठोस ले लेते, कितना भी ले लेते और उसको जितना तापमान चाहिए माने जितना गलनांक हो कि वो द्रव परिवर्तित हो जाए तो वो अपन कर लेते थे। लेकिन अब इसमें जब ये परिभाषा पढ़ी अपन ने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, तो इसमें निश्चित कर दिया गया यानी फिक्स कर दिया गया जो ये अपन पदार्थ लेंगे ना वो 1 किलोग्राम लेंगे। कितना लेंगे? 1 किलोग्राम लेंगे। यानी वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, यहाँ द्रव है, क्या है? द्रव है, गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी सीधी सिंपल बात ये है कि 1 किलोग्राम ठोस को पिघलने के लिए माने ये 1 किलोग्राम ठोस है, इसको द्रव में परिवर्तित होने के लिए जितने भी ताप की आवश्यकता हो, ताप माने जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता हो, वह ऊष्मा क्या कहलाती है? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। अभी अपन ने गलनांक पढ़ा था ना, अभी उसी का बिल्कुल मिलता जुलता है क्वथनांक। बस परिवर्तन ये है कि अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि ठोस को किस अवस्था में परिवर्तित करना है? द्रव में। तो उसके लिए जितना ताप चाहिए वो ताप क्या कहलाता है? गलनांक। ठीक है, अब लेकिन सिर्फ ये अभी अपन ने ठोस से द्रव में किया, अब करना है अपन को द्रव से गैस में। समझदार हैं आप? तो द्रव से किस में करना है अपन को? गैस में। तो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितने तापमान की आवश्यकता होती है ना वो क्या कहलाता है? क्वथनांक। क्या कहलाता है अपना? क्वथनांक। ठीक है भैया, तो आपको समझ में आया कि माने द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने के लिए जितनी भी ताप की आवश्यकता होती है वो क्वथनांक कहलाता है। ये परिभाषा लिखी है अपन ने एक, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। देखो अपन ने एक पात्र लिया, मान लो ये अपन ने क्या ले लिया? पात्र। इसमें अपन ने पानी भरा। अब इसको अपन ने चूल्हे पे रखा है, बर्नर पे रखा है, ये तो यहाँ से लो निकल रही है, गर्म हो रहा है। कुछ समय पश्चात आपने देखा होगा कि यहाँ वाष्प निकलने लगती है, निकलने लगती है कि नहीं? तो जैसे ही जिस तापमान पर ये जो द्रव है देखो उबलने लगता है, बुलबुले छूटने लगते हैं, तो जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है यानी ये वाष्प निकलने लगे, बुलबुले छूटने लगे, उस तापमान को उस पदार्थ का क्या कहते हैं? क्वथनांक। आया बात आपको समझ में और अच्छे से? चलो ठीक है, अगला अपन करते हैं। ठीक है, अब करेंगे बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। देखो इसमें है ना सिर्फ अंतर ये है, अपन ने संगलन की जो प्रसुप्त ऊष्मा पढ़ी थी और बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है, इनमें मेन डिफरेंस है। एक तो ये इसमें ठोस होता है और इसमें होता है ये द्रव। ये हालांकि 1 लीटर है, तो इसमें है ना ठोस था, इसमें द्रव है और इसमें गलनांक है और यहाँ क्या है? क्वथनांक। बस इतना ही अंतर है। यानी इसमें क्या
क्या था संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा में कि 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, माने ठोस से द्रव में परिवर्तित होने के लिए जो आवश्यकता होती तापमान, वो गलनांक कहलाता, अपन को पता है। तो जितना तापमान चाहिए उस ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए वो उसकी प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। और जबकि है ना जो बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है वो कहलाती कि इस 1 लीटर माने जो द्रव है 1 लीटर द्रव है उसको गैस में परिवर्तित होने के लिए, यानी ये क्वथनांक में माने कितना चाहिए कि वो गैस में परिवर्तन हो जाए। माने क्वथनांक आपको बताया, अभी अपन ने पढ़ा है क्वथनांक कि वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, यानी द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। माने द्रव से गैस में परिवर्तित होने के लिए जितने ताप की आवश्यकता होती है। और कितना द्रव फिक्स कर दिया अपन ने, कितना फिक्स कर दिया, 1 लीटर फिक्स कर दिया कि 1 लीटर ही द्रव होना चाहिए। उसके लिए जितना क्वथनांक चाहिए माने जितना ताप चाहिए वो क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है बाष्पीकरण की। ठीक है, ये बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब अपन आगे बढ़े तो अब पढ़ेंगे अपन ऊर्ध्वपातन। क्या पढ़ेंगे अपन, ऊर्ध्वपातन। तो सबसे पहले अपन हम एक इस प्रकार से आपको समझाएं कि ये ठोस है, अपन ने इसको गर्म किया तो ये परिवर्तित हो गया द्रव में, फिर द्रव को फिर गर्म किया तो किसमें परिवर्तित होगा, ये गैस में। ठीक है भैया, तो ठोस से द्रव में परिवर्तन हुआ, द्रव से गैस में परिवर्तन हुआ। तो एक चीज है इस वाली, ये जो अपन ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण की परिभाषा पढ़ेंगे ना, इसमें इसका द्रव का कोई लेना देना नहीं है, यानी द्रव का कोई लेना देना नहीं है। अपन परिभाषा कैसे समझे कि ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। मानी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। यानी ये भी कह सकते हैं मानी कि द्रव में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातन। और यही अगर गैस से डायरेक्ट सीधे अपन ठोस में परिवर्तित हो जाएं, यानी द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण। क्या कहते हैं, निक्षेपण। ये परिभाषा है ना, गैस अवस्था से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपन निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण। आया आपको समझ में? देखो अपन उदाहरण दे के समझे। ऊर्ध्वपातन, आपने कपूर देखा होगा, क्या कपूर, अपन कपूर को जलाते हैं तो क्या द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। देखो कपूर है अपना ठोस, क्या है कपूर अपना है क्या, ठोस है। अब इस ठोस को है ना, कपूर को अपन है ना जलाते हैं, माने जलाते हैं, गर्म करते, ताप देते हैं तो ये डायरेक्ट किस अवस्था में गायब हो जाते हैं, यानी गैस बन जाता, बाष्प बन जाता जल के सीधा। तो ये कपूर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाए, यानी ठोस है ना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। एक बार और अपन समझे कि ऊर्ध्वपातन क्या है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था सीधे किस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, गैस अवस्था में। यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया, परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। और इसका विपरीत क्या है, क्या है इसका विपरीत, इसका विपरीत है निक्षेपण। कि इसको क्या करना है, अभी अपन ने ऊर्ध्वपातन में ठोस से गैस गए थे अपन, अब अपन गैस से ठोस आएंगे डायरेक्ट सीधे, तो इसको क्या कहेंगे, निक्षेपण। ठीक है, अभी एक नोट है कि तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। अभी अपन क्या पढ़ रहे थे, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। अब अपन क्या पढ़ेंगे, दाब परिवर्तन का प्रभाव। क्या पढ़ेंगे अपन, दाब परिवर्तन का प्रभाव। अभी अपन ताप का पढ़ रहे थे, अब दाब का पढ़ेंगे। अपन ये देख रहे थे, हमने जो अभी सिलेंडर की बात कर रहे थे, अपन ने बोला था ना कि अपन आगे चल के लेक्चर, इसी लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, अपन को वो यही पढ़ना है। तो दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या है, पहले अपन ये पढ़ ले। तापमान कम करने पर सिलेंडर में गैस भरकर उसे संपीड़ित किया जाए तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, जिससे गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। यानी जो अपन ने बताया था, देखो ठोस में तो ठोस के कारण तो एक दूसरे के पास पास है, बिल्कुल समीप
हैं तो वो आजू बाजू में गति करेंगे नहीं, बहुत कम करेंगे, इसलिए उनमें वो क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। अपन ने पढ़ा था अभी, असंपीड्य होते हैं। लेकिन जो द्रव होता है ना और गैस, उनमें क्या होता है, संपीड्यता का गुण पाया जाता है, क्योंकि इनके कणों में थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है। द्रव में थोड़ा सा होता है, द्रव में थोड़ा सा होता है यानी कम होता है, और गैस में थोड़ा अधिक होता है। क्या है, गैस में क्या होता है, अधिक रिक्त स्थान होता है। तो अपन कह सकते हैं कि ठोस में बिल्कुल रिक्त स्थान नहीं होता, किसमें, ठोस में बिल्कुल रिक्त स्थान नहीं होता, इसलिए असंपीड्य होते हैं। जबकि द्रव में कम रिक्त स्थान होता है, इसलिए ये कह सकते हैं कि संपीड्य होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं, कम संपीड्य होते हैं। जबकि गैस में क्या है, अधिक रिक्त स्थान है, तो क्या होंगे, ये अधिक संपीड्य होंगे। क्या होंगे, अधिक संपीड्य होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखें, मान लो क्या है, ये अपन सिलेंडर है, इसमें कोई पदार्थ है, अपन ने इसमें प्रेशर लगाया यानी दाब लगाया, ये दाब लगा रहे हैं। तो दाब अपन लगाएंगे ना, तो ये देखो इतना पदार्थ है ना, स्तर देख रहे हैं आप, इतना स्तर है। अब यहाँ देखो, ये देखो इतना कम हो गया, कैसे हो गया, दाब में, दाब कर इसने अपन ने प्रेशर लगाया तो इतना बचा। अब इसको और दाब लगाएंगे तो देखो बिल्कुल इतना सा बचा, क्योंकि देखो ये दर्शा रहा है, ये समझो कि ये संपीड़ित हो ही नहीं रहा है। पहले अपन ने इसको संपीड़ित किया, ज्यादा लगाया दाब तो ये इतना बचा, और ज्यादा दाब लगाया तो क्या बचा, इतना बचा। मतलब ये है कि संपीड़ितता का डायरेक्ट आप तो संबंध रखिए रिक्त स्थान, जिसमें रिक्त स्थान ज्यादा होगा उसमें संपीड़ितता का गुण ज्यादा होगा, जिसमें रिक्त स्थान कम होगा उसमें संपीड़ितता का गुण क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये है कि अपन ने इसको संपीड़ित किया। जैसे अपन ने जो अपनी घर में एलपीजी गैस सिलेंडर है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस आती है उसमें, तो वो उसमें क्या होता है, पहले गैस अवस्था में होती है। मान लो ये अपनी ये टंकी है, गैस टंकी, इसमें अपन गैस भर रहे हैं। तो अब इसमें गैस भरने के लिए क्या कारक होनी चाहिए कि ताप होता है बिल्कुल क्या, निम्न, माने बहुत कम तापमान होता है, लेकिन दाब है ना, जो प्रेशर होता है वो बहुत उच्च होता है, उच्च यानी बहुत ज्यादा होता है। तो उच्च, निम्न ताप और उच्च दाब पर जब गैस को अपन भरते हैं ना सिलेंडर में, तो उसके देखो गैस के कारण तो दूर दूर होते हैं, लेकिन उच्च दाब के कारण, बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण ये आपस में क्या आ जाते, पास में आ जाते। जब दूर दूर थे कण और पास में आ गए तो ये कैसे बदला, हाँ, लेकिन थोड़ा सा रिक्त स्थान तो रहेगा, लेकिन क्या है, अपेक्षाकृत थोड़े सा पास में आ जाते हैं। तो गैस में जो कण, जैसे मान लो अपन गैस के दूर दूर कण रहते थे, अभी ये पास में आ गए तो ये किसका कैसे रहते, ये तो अपन का जब गैस का उदाहरण था, लेकिन ये पास में आ गए तो ये कैसा परिवर्तित हो गया, द्रव में परिवर्तित हो गया ना। द्रव का है ना ऐसा कि पास पास रहते, इतना थोड़ा सा रिक्त स्थान रहता। तो इसलिए आपने देखा होगा कि सिलेंडर में निकलती तो यहाँ से जब अपन चूल्हा चालू करते तो निकलती तो गैस ही है, लेकिन जो अपन हिलाते हैं ना इसको, तो ये द्रव का अनुभव प्रतीत होता। क्यों होता है, क्योंकि निम्न ताप और उच्च दाब पर जब गैस भरते हैं ना, तो उनके कण पास पास आ जाते, इसलिए क्या हो जाता है कि ये किसमें परिवर्तित हो जाती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि इसमें पानी भरा है क्या टंकी में, तो आप बता देंगे नहीं पानी नहीं है। एक्चुअली ये है कि जब ये गैस को अपन निम्न ताप और उच्च दाब पर इसमें भरते हैं ना, तो उसके कण जो है आपस में पास पास आ जाते हैं। पास पास आने के कारण ये गैस किस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। परंतु जैसे ही अपन इसको गैस को मुक्त करते हैं यानी चूल्हा चालू करते हैं, तो ये पुनः इनके कण दूर दूर पहुंच जाते हैं और पुनः कैसे निकल जाती है, गैस के रूप में निकल जाती है। ऐसे इसी प्रकार अपन ने जैसे सिलेंडर का उदाहरण लिया, इसी प्रकार अपन परफ्यूम का उदाहरण लेंगे। सेंट का इत्र जो अपन लगाते हैं ना सेंट, उसमें क्या होता है कि उसमें तो अपन हिलाते हैं ना, जैसे मान लो ये सेंट है, उसमें है ना अपन ने हिलाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर पानी भरा हो, लेकिन जब इसको अपन दबाते हैं ना, तो उसमें से निकालते हैं जब परफ्यूम, तो वो गैस अवस्था में निकलता है। तो मतलब ये है कि उच्च निम्न दाब और उच्च ताप के कारण क्या हो जाता है, इसको द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जब बाहर निकालते तो पुनः गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आया आपको बात समझ में। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अपन किसकी बात करते हैं, गैसीय दाब का मात्रक। किसका मात्रक, गैसीय दाब का मात्रक। तो गैसीय दाब का मात्रक होता है एटमॉस्फेयर। क्या होता है, एटमॉस्फेयर, इसको एटीएम। अब एटीएम पैसे वाला एटीएम नहीं, इसको एटमॉस्फेयर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एटीएम। ठीक है, अब इसके बाद आया है दाब का मात्रक। क्या, देखो ये है गैसीय दाब, माने गैसीय स्टेट में है, माने गैस है, तो ये गैसीय दाब का मात्रक क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। जबकि दाब का मात्रक, सिंपल दाब का मात्रक क्या होता है,
पास्कल होता है, जिसे कैपिटल पी और स्मॉल ए इससे दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये एटमॉस्फेयर और पास्कल के मध्य क्या है, रिलेशन है, संबंध है, ये संबंध दर्शा रहा है, किसका संबंध दर्शा रहा है, रिलेशन, रिलेशन दर्शा रहा है किसके मध्य, एटमॉस्फेयर और पास्कल के बीच में। माने एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है 1.01 गुणन 10 के ऊपर 5 की घात पास्कल। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए आप। इसके बाद अपन पढ़ते हैं ये वायुमंडलीय दाब। देखो नाम से ही समझ में आया है, वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। क्या, देखो वायुमंडलीय माने वायुमंडल में वायु का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है, नाम ही से समझ में आ रहा है, सिंपल है। ठीक है, अब इसके बाद आया है क्या, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहते हैं। देखो ये मान लो समुद्र है, अब इसके नीचे ये सतह है इसकी, अब वायुमंडल ये तो कौन सा मंडल कहलाया, जलमंडल, क्या कहलाया, जलमंडल, और ये आसमान है, अब ये कहलाया अपना वायुमंडल। तो जब वायुमंडल ऊपर उपस्थित है और अपन जलमंडल की बात करें यानी समुद्र की सतह की बात करें तो वहां वायुमंडल तो है ही नहीं, थोड़ी सी मात्रा में वायु है, तो इसलिए अपन कहते हैं बिल्कुल कम होता है, इसलिए तो ये एक एटमॉस्फेयर होता है। कितना होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब। ठीक है, अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, बाष्पीकरण। क्या, बाष्पीकरण, बाष्पीकरण पढ़ेंगे तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। यानी क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। माने अपन ने अभी पढ़ा था ना कि एक अपन ने ये पात्र लिया था, इस पात्र को यहाँ बर्नर लगाया था जिसमें अपन है ना ये लौ निकल रही थी, तो ये क्या था, ये इसमें जल भरा है मान लो अपन, तो ये अपन ताप दे रहे जितना क्वथनांक जिससे द्रव क्या में बदलने लगे गैस अवस्था में, अपन ने क्वथनांक का पढ़ा था ना, तो ये क्या क्वथनांक का अपन ने पढ़ा था कि वह तापमान या वह न्यूनतम तापमान जिस पर द्रव जो है द्रव क्या हो, उबलने लगे, माने बुलबुले छूटने लगे, कि वाष्प में परिवर्तित होने लगे, तो वो क्वथनांक है। परंतु इसमें जो बाष्पीकरण होता है उसकी परिभाषा ये है कि क्वथनांक जितना क्वथनांक उससे थोड़े माने क्वथनांक से कम तापमान पर जब द्रव उबलने लगता है, जितना क्वथनांक चाहिए उबलने के लिए उससे यदि कमी तापमान पे उबलने लगे, माने वाष्प परिवर्तित होने लगे, वाष्प निकलने लगे, तो क्या कहलाता है, बाष्पीकरण। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाष्पीकरण। आया आपको समझ, माने ये है देखो द्रव अवस्था को गैस अवस्था में परिवर्तित होने के लिए एक ताप की आवश्यकता होती है और वह ताप क्या कहलाता है, अपना क्वथनांक। ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ लिया है, लेकिन कई बार क्वथनांक से जितना तापमान चाहिए उससे कमी पे अगर वाष्प बनने लगे तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद आया है बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा चलो अपन एक पहले ये बाद में समझ रहे कारक। अभी एक और चीज अगर आपको बता, जैसे अपन ने ये देखा होगा, जैसे अपने पास ये नदी है, नदी बह रही है, अब सूरज दादा की रोशनी आ रही है, ठीक है, सूरज दादा की ये रोशनी आ रही है, ये पड़ रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि नदी उबलने लगती हो, बुलबुले छूटने लगते हो, लेकिन कुछ मात्रा में वाष्प तो निकल रही है ना, जिससे बादल बन रहे हैं ना। ऐसा तो रहता नहीं कि बिल्कुल नदी में बुलबुले छूटने लगते हो, ऐसा तो होता नहीं है कि बुलबुले छूटने लगते हो, लेकिन क्या है, वाष्प तो बनती रहती है, तभी तो ये बादल बनेंगे, फिर से पानी गिरेगा। तो इसी प्रकार से अपन का ये है कि अभी उबल रहा तो नहीं है, लेकिन ऐसा स्थिति आ गई है कि क्वथनांक से कम उबलने के कम तापमान में क्या होने लगा है, वाष्प में परिवर्तन होने लगा, माने वाष्प निकलने लगी, तो ये बादल बनने लगे। अब आपको समझ में आया ना, इस उदाहरण से और अच्छे समझ में आया होगा, आशा करते हैं हम। इसके बाद है ना अपन अब पढ़ेंगे बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए सबसे पहला है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। क्या है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर। देखो मान लो एक कप दूध है, क्या है, एक कप क्या है, दूध, ये कप है, इसमें दूध भरा हुआ है, इसमें से भाप निकल रही है, गर्मा गर्म दूध आया, इसमें से भाप निकल रही है। अब इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा मान लो समय लगा, कितना, ठंडे होने के लिए। अभी देखो सीधा गर्म में तो पियेंगे नहीं, ना तरह चिक जाएंगे अपन,
तो इसी प्रकार से जल जाएंगी अपनी जीभ। तो इसको मान लो ठंडा होने में लगा 5। जबकि इसी अगर कप की जगह ये अगर है ना, इसकी जगह क्या हो, एक प्याली हो, छोटी सी प्याली हो, अगर अपन इसको प्याली में रख देंगे ना, तो इसमें अब देखो ये सतह ज्यादा है, वाष्प और ज्यादा निकलेगी। अब ज्यादा निकल रही है तो इसको ठंडे होने में कितना लगाया समय, 3 मिनट। अब यही अगर इसको एक थाली में रख दें अपन, थाली में, किस में रख दें, एक थाली में रख दें, तो ये देखो गैस यहाँ से भी वाष्प निकलेगी, यहाँ से भी, माने यहाँ ज्यादा क्षेत्र मिल गया ना, सतह ज्यादा मिल गई उसके लिए, किसके लिए, भाप निकलने के लिए। तो ये जल्दी ठंडी हो गई, कितने मिनट में, 1 मिनट। अब आप अंतर समझ रहे हैं, ज्यादा इतना समय लगा रहा है, इसको इससे ज्यादा समय लगा रहा है, यानी जितनी अधिक सतह होगी वाष्पीकरण की क्रिया उतनी ही ज्यादा अधिक होगी और वो उतनी जल्दी ठंडी होगी। मान देखो इसमें कम सतह थी तो समय 5 मिनट लगा रहा था ठंडे होने में, जबकि एक प्याली है इसमें है ना सतह थोड़ी सी कप की अपेक्षा ज्यादा है तो इसको कम समय 3 मिनट लग रहा है। जबकि ये थाली है इसमें देखो सतह बहुत ज्यादा है तो वाष्पीकरण की क्रिया जल्दी जल्दी हो रही, तो 1 मिनट ठंडा होने में लगा। अतः अपन ये कह सकते हैं कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर क्या हो जाता है, वाष्पीकरण की जो दर है, वाष्पीकरण की दर वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। अब आया है तापमान में वृद्धि। क्या आया है, तापमान में वृद्धि। मान लीजिए यहां अपन देखें, देखो तापमान में वृद्धि के लिए अपन अगर बात करें तो जैसे मान लो जब गर्मी रहती है तो आपने देखा होगा कि मान लो यहाँ पानी अपन ने भर के रखा तो उसको माने जल्दी वो वाष्प में परिवर्तित हो गया। कितना समय, मान लो 2 दिन में 2 दिन में ये पूरा पानी रखा है, कितना लीटर, 5 लीटर रखा है, ये पूरा 2 दिन में क्या हो गया है, क्या हो गया है, 2 दिन में क्या हो गया बताओ, 2 दिन में पूरा पानी क्या हो गया, वाष्प में परिवर्तित हो गया। जबकि कहाँ, ठंडी में, कहाँ ठंडी में ये अगर अपन ये खुले में रखें 5 लीटर जल तो इसको वाष्प में परिवर्तन होने के लिए लगभग 10 दिन लग जाएंगे, कहीं 20 दिन लग जाएं, अपन कहें तो 20 दिन लग जाएं, कभी 10 दिन लग जाएं। माने क्यों ऐसा अंतर क्यों आ रहा है, गर्मी में इतनी जल्दी क्यों उड़ रहा है, माने वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, ठंडी में क्यों, माने गर्मी में क्या होता है, तापमान क्या होता है, गर्मी में तापमान क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, गर्मी में तापमान क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, गर्मी में तापमान अधिक होता है। तो देखो ये जो गर्मी में तापमान रहेगा अधिक होगा तो इसके लिए 2 दिन लगेंगे, किसके समय, गर्मी में, गर्मी में कितने लगेंगे, 2 दिन। और जबकि जो ठंडी में, माने ठंड के मौसम में उसको माने वाष्प में परिवर्तित होने के लिए मान लो 10 दिन लग रहे हैं। तो क्यों 10 दिन क्यों लग रहे हैं, क्योंकि तापमान कैसा है, कम है। ठंड में तापमान कम रहता है ना, टेम्परेचर कम रहता है, तापमान रहता है कम, तो इसलिए इतने 10 दिन लग रहे वाष्प में परिवर्तित होने के लिए। जबकि गर्मी तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है। क्या रहता है, तापमान, ताप क्या रहता है, अधिक रहता है, इसलिए 2 दिन लगे। हो सके तो है ना 1 दिन ही में हो जाए, हो सके तो 4-5 घंटे जब दोपहर में हो तो जल्दी उड़ जाए पानी, तो कह सकते हैं। तो इसलिए अपन ये कहेंगे कि तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगी, वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, इसमें बढ़ जाती है। क्या जाती है, बढ़ जाती है। आया इस समझ में बात आपको कि क्या होती है, वाष्पीकरण की जो दर है ना वो बढ़ जाती है। अब आ गई है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता यानी नमी। आर्द्रता यानी क्या होती है, नमी। यानी अपन कह सकते हैं जैसे अब जैसे गर्मी में नमी होती क्या, नहीं होती है। माने क्या, क्यों नहीं होती है, क्योंकि इतना ताप अधिक होता है कि नमी का तो नामो निशान नहीं रहता है। जबकि ठंडी में नमी भी रहती है और वर्षा में जब बरसात का मौसम रहता है ना तब भी क्या होती है, नमी होती है। तो अगर आर्द्रता में कमी होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम, आर्द्रता में नमी कम होगी यानी ताप अधिक होगा, और ताप अधिक होगा तो वाष्पीकरण की जो दर है ये भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो आप समझ रहे हैं बात को। यदि मौसम ठंडा होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया कम होगी। क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक है, ताप। और आर्द्रता माने नमी अगर अधिक होगी तो है ना आर्द्रता अधिक होगी, आर्द्रता अधिक होगी तो है ना अपन वाष्पीकरण की दर
क्या होगी, कम होगी। जबकि आर्द्रता में कमी होगी यानी नमी कमी होगी, माने गर्मी होगी, गर्मी होगी यानी ताप होगा, ताप होगा यानी क्या होगा, बाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, और एक कारक ये भी है कि वायु की गति में वृद्धि के कारण भी क्या हो जाता है, बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, अब अपना आया बाष्पीकरण के कारण शीतलता। क्या, बाष्पीकरण के कारण शीतलता। तो देखो इसका अपन पहले सबसे पहले अपन ये पढ़ लें, फिर इसके बाद हम उदाहरण से समझाएंगे। बाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। मान लो अपनी हथेली है, क्या है, अपनी हथेली है, ये हथेली पे अगर आपने देखा होगा, अगर आप इत्र रखो, क्या रखो, इत्र रखो, तो वो क्या होता, या फिर इत्र रख लो या फिर पेट्रोल रख लो। अब पेट्रोल ये नहीं कहना महंगा है सर, एक्सपेरिमेंट कैसे करें ठीक है, तो पेट्रोल रखें अपन, तो उसमें या इत्र रखें तो क्या होता है कि ये द्रव अवस्था में पाया जाता है पेट्रोल या इत्र। इसमें देखो गर्मी ताप अगर अधिक होगा या फिर वातावरण का तापमान होगा, किसका, वातावरण का तापमान होगा, या फिर आपकी जो ये हथेली है उसमें गर्म हो, या फिर हथेली ज्यादा हो, हथेली ज्यादा यानी ताप ज्यादा रहेगा, तो वो द्रव किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। जब ये द्रव से गैस अवस्था में ये वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है ना, इत्र पेट्रोल गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो अपन ने महसूस किया होगा कि जो अपनी हथेली रहती ना, इसमें ठंडक महसूस होती है। क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। इसी की बात की गई है कि देखो ठंडक क्यों महसूस होती है, कि जो अपना बाष्पीकरण की क्रिया हो रही है ना, तो बाष्पीकरण की जो क्रिया है ना उसके कारण है ना अपने हथेली ठंडी हो रही माने, और ये ऊष्मा ताप कहाँ से आता है, ये या फिर है ना वो क्या करता है, इत्र कहाँ से लेता है, या फिर जो अपना वातावरण है उसका ताप अधिक होगा, इसके कारण आ गया अपना ताप, या फिर जो अपनी हथेली, कई बार अपनी भी हथेली देखी गर्म रहती तो उसके कारण, क्योंकि न्यूनतम तापमान चाहिए रहता, ज्यादा नहीं चाहिए रहता, इसलिए वो हथेली से भी अपना माने शरीर से भी तापमान ले लेता है और वातावरण भी से भी निर्भर करता है। ठीक है भैया, आपको आया समझ में। तो अपन ने आज है ना लेक्चर नंबर 1 में अपन ने इस पार्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस किया है। अब इसके बाद अपन इस पार्ट में आए हुए क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। जब तक है ना आप इसको आप एक काम कीजिएगा कि एक अच्छे से नोट्स बना लें। ये हमने जो आपको परिभाषाएं लिखाई ना, इसको अच्छे से अपने रजिस्टर में लिख लें, जिससे कभी भी आपको जरूरत हो ना तो आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर आपको है ना और अच्छे से एक और बार समझना, 2 बार समझना, या आपके दोस्तों मित्रों को समझना है, तो हमारे चैनल पे डले हुए हैं लेक्चर, तो उसमें आके देख सकते हैं और आप है ना पढ़ सकते हैं उसमें, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में। तो अब इसके बाद आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, और अगर आप कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन ये तो अपना लेक्चर 1 था। इस लेक्चर 1 में अपन ने इंट्रोडक्शन किया, इसकी बात पढ़ी, इसमें इंट्रोडक्शन भी है, और सब जितने भी टॉपिक है इस एनसीईआरटी बुक में अपन ने सबको पूरी तौर पे है ना अपन लेके उसको समझा है। अब इसके बाद जो अपने एनसीईआरटी जो बुक है ना, एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें कई क्वेश्चन हैं जो बीच में भी दिए हैं और लास्ट में अभ्यास भी दिए हैं। तो अपन क्या करेंगे, जो अभ्यास दिए हैं और एनसीईआरटी के जो बीच में जैसे कई पृष्ठों में दिए माने पेजों में दिए, जो बीच बीच में से डिब्बे बनने होके या अलग से क्वेश्चन दिए, उनको भी अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और अगले लेक्चर में अपन अभ्यास के क्वेश्चन आंसरों को भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अपन चलते रहेंगे। इसी प्रकार अपन ने जैसे 9th की वीडियो है, इसके बाद अपन ने हर 9th के भी अलग अलग सब्जेक्ट, गणित की भी आपको वीडियो मिलती रहेगी और अन्य सब्जेक्ट की भी मिलती रहेंगी, और कई जो पेपर होते हैं, कई कॉम्पिटिटिव पेपर भी होते रहते हैं, जैसे साइंस ओलंपियाड का पेपर हुआ, उसके बाद है ना एनटीएससी का पेपर हुआ, और कई पेपर होते रहते हैं, उसकी भी अपन तैयारी करवाते रहेंगे और बाकी क्लास की भी वीडियो डालते रहेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको देखने में अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। तो चलिए अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।